गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय स्थानीय स्वशासन चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 73वें और 74वें संविधान संशोधन की चर्चा की। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में आने वाले 29 विषयों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। तो इसके बाद हम 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो 73वें संविधान संशोधन के तहत आदिवासी क्षेत्रों के बारे में जो प्रावधान रखी गई हैं उनको हम एक बार पुनः है वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में अनेक जो राज्य हैं वहाँ पर आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी है वो अच्छी खासी आबादी में रहते हैं। तो भारत के अनेक प्रदेशों में आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था, अर्थात ये प्रावधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना। 1996 में एक अलग से अधिनियम बना जिसमें पंचायती व्यवस्था के प्रावधान के दायरे में 1996 में एक अलग अधिनियम बना बेटा। 1996 में एक नया अधिनियम बना जिसके अंतर्गत जिसमें आदिवासी क्षेत्रों को, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन्हें पंचायती व्यवस्था के प्रावधान के दायरे में, उन्हें पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। उन क्षेत्रों को भी शामिल है वो किया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया है 1996 में एक नया अधिनियम बना जिसके तहत जो आदिवासी क्षेत्र थे इनको भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय इकाई, जिसमें हम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। जैसे आपने बच्चों एक दो दिन पहले आप लगातार सुन रहे हो कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो चुनाव है वो संपन्न हुए, उसके परिणाम भी है वो घोषित किए जा रहे हैं। तो अनेक आदिवासी क्षेत्र में जो जंगल है, जो जल जोहड़े हैं, जो साझे संसाधन है, उनकी देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। तो उनके रीति रिवाजों को, जो आदिवासी क्षेत्र में जो जंगल, कंदमूल, फल, जल जोहड़े जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी देखभाल है वो प्राकृतिक रीति रिवाजों के तहत की जावे। इसी कारण इस नए अधिनियम में 1996 में जो नया अधिनियम बना है उस नए अधिनियम के द्वारा उस नए अधिनियम में
उस नए अधिनियम के द्वारा उन आदिवासी समुदायों के, जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज की, आदिवासी समाज की जो नया अधिनियम बना है, समाज के अधिकारों की रक्षा है वो की गई है। आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की गई है। आदिवासी समुदाय है, यह समाज है, उनके अधिकारों को इसके द्वारा सुरक्षित रखा गया है। यही कारण है कि नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के इस अधिकारों की रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार अपने जल, जंगल, जोहड़ की रक्षा कर सकती हैं। और इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों में ग्राम सभा की अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और उन्हें निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायने में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वयं शासन की स्थानीय, जो उनकी स्वयं शासन की जो स्थानीय परंपरा है, जो स्वयं शासन की स्थानीय परंपरा है, जो आदिवासियों की परंपरा है, उस स्वयं शासन की स्थानीय परंपरा की रक्षा की गई है। स्थानीय स्वयं शासन की स्थानीय परंपरा की रक्षा है वो की गई है। तो स्वयं शासन की स्थानीय परंपरा है, उसकी रक्षा है वो की गई है। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की, जल, जंगल, जोहड़, कंदमूल, इनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इससे पहले निर्वाचित ग्राम पंचायतों को कई मामलों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार क्या है? स्वयं शासन की स्थानीय परंपरा की रक्षा करना है, उनको बचाना है। और इसके अतिरिक्त आधुनिक ढंग से जो निर्वाचित निकाय हैं से ऐसे सदस्यों को से परिचित कराना है। इसके साथ जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, आदिवासी क्षेत्रों में अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है, जैसे द्विगु है, गोंड है, मुंडा है, अनेक प्रकार की आदिवासी जातियाँ हैं। तो इसके अलावा उनकी विविधता, डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति है वो बैठती है। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वयं शासन की स्थानीय परंपरा को बचाना है और आधुनिक ढंग से जो निर्वाचित निकाय है उनके समुदायों को परिचित कराना है। तो विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति है वो बैठती, इस विचार को मंजूरी है वो मिलती है। तो जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि इसके अनुसार इस अधिनियम के पीछे मूल विचार क्या है कि जो 73वां संविधान संशोधन है और इस अधिनियम जो 1996 में बना था, इस अधिनियम के पीछे मूल भावना क्या है? जो आदिवासी क्षेत्र की जो स्थानीय स्व शासन की जो परंपरा है, उस स्थानीय परंपरा को बचाना है और जो आधुनिक ढंग से जो निर्वाचित निकाय है जिसमें ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद है, उससे इन आदिवासी समुदायों को परिचित कराना है, उनकी विविधता, उनकी डाइवर्सिटी और द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर की भावना को इस विचार के द्वारा संगत किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त, आपको पता है कि स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और 1993 में लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों, इसके अलावा जो शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के अधीन होते हैं। तो प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करें, हर प्रदेश के लिए आवश्यक है
प्रदेश के लिए, हर प्रदेश के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में एक स्वतंत्र चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति की जाए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। प्रदेश में एक स्वतंत्र चुनाव आयुक्त नियुक्ति की जाए, उसकी नियुक्ति है वो हो। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य में एक चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी क्या होगी? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराना, चुनाव के परिणाम है वो घोषित करना। तो प्रत्येक प्रदेश के लिए आवश्यक है कि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे, जिसका काम स्थानीय स्तर पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव करवाएं, चुनाव के रिजल्ट घोषित करें। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन देखा करता था, लेकिन अब ये काम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य का स्वतंत्र चुनाव आयुक्त होगा वो समस्त कार्य करेगा, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वतंत्र, ऑटोनमस, एकदम अलग है, स्वतंत्र है। तो एक स्वतंत्र अधिकारी है जो राज्य के अधीन होकर काम नहीं करता। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है और एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उसका कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से भी नहीं होता। उसके कार्यकाल का संबंध भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अलग तरह के चुनाव कराता है, जिसके अंतर्गत विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, जबकि जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यालय या उसका कार्यकाल है वो क्या करना है? पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराना। तो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराना, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव एवं परिणामों की घोषणा करना। पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव एवं परिणामों की घोषणा करना है वो इस प्रादेशिक चुनाव आयुक्त के अधीन होती है। तो प्रादेशिक चुनाव आयुक्त है वो क्या करता है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराता है। इसका कार्यकाल भी जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उससे अलग होता है। ये एक स्वतंत्र ऑटोनमस, एक स्वतंत्र निकाय या स्वतंत्र बॉडी है जो राज्य के अधीन होकर काम नहीं करती। प्रादेशिक चुनाव आयुक्त है, यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक स्वतंत्र ऑटोनमस बॉडी के रूप में काम करता है। ये किसी भी सरकार के अधीन या राज्य की सरकार के दबाव में काम नहीं करता है। तो इसका कार्यालय है का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। राज्य वित्त आयोग, आपको पता है प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। तो हर प्रदेश की सरकार के लिए जरूरी है, प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का निर्माण करना आवश्यक है। राज्य वित्त आयोग को बनाना है या निर्माण करना, बनाना है वो जरूरी है। तो राज्य वित्त आयोग का निर्माण करना या उसे बनाना है वो जरूरी है। तो प्रदेश की सरकार के लिए
राज्य वित्त आयोग का निर्माण, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो राज्य प्रदेश की सरकार के लिए राज्य वित्त आयोग का निर्माण या उसका गठन करना है वो बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रदेश की सरकार के लिए प्रति 5 वर्ष में एक प्रादेशिक राज्य वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग क्या करता है? जो स्थानीय निकायों की जो संस्था है, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की संस्था होती है, एक तो पंचायती राज संस्था और इस शहरी निकायों में। इसमें पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसके अलावा जो शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, यह आयोग एक प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्था के बीच और दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वलोकन करता है। तो ये जो प्रादेशिक आयोग है, जो राज्य वित्त आयोग है, वो जो राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है, जो शहरी और ग्रामीण जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उसका जो वित्त का आवंटन है, पैसे का बंटवारा, धन का बंटवारा है, उसके पुनरावलोकन करता है। यह शहरी और ग्रामीण, ये राज्य वित्त आयोग क्या करता है? शहरी और ग्रामीण, शहरी एवं ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण स्थानीय इकाइयों के बीच, स्थानीय इकाइयों के बीच जो वित्त का बंटवारा है, वित्त का बंटवारा है, वित्त का बंटवारा है, उसका पुनरावलोकन, उसका पुनरावलोकन करता है। वित्त का बंटवारा, धन का बंटवारा है जो शहरी निकाय हैं और जो ग्रामीण निकाय हैं। शहरी निकायों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों में पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आती है। उनके बीच जो बंटवारा है, पैसे का बंटवारा है, वित्त का बंटवारा है, उसका पुनरावलोकन करता है। इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो ये स्थानीय निकाय हैं, ग्रामीण स्थानीय निकाय है और जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, ग्रामीण और जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, उसमें जो धन का बंटवारा है उसमें कहीं राजनीति न हो, उसमें राजनीति, किसी प्रकार की राजनीति न हो, ग्रामीण हो या शहरी, उनमें धन का बंटवारा है बराबर हो, समान हो और पंचायती राज व्यवस्था या जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में वित्त की परेशानी न देखने को मिले। तो ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना वो राजनीतिक मसला है, वो न बन जाए। अब हम 74वें संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको 73वें के बारे में बताया है, तो शहरी स्थानीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय कौन कौन से बेटा? शहरों में क्या होती हैं? जो छोटे कस्बे होती हैं, वहाँ पर छोटे कस्बों के लिए छोटे कस्बे, वहाँ पर क्या होती हैं? नगर पालिका। ये शहरी स्थानीय निकाय है। नगर पालिका, जो छोटा शहर है वहाँ पर नगर परिषद, नगर परिषद। और जो बड़े शहर हैं, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम। जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर नगर पालिका, जो छोटे शहर हैं, जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर नगर पालिका, जो छोटे शहर हैं वहाँ पर नगर परिषद, और जो बड़े शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ पर नगर निगम का गठन है वो किया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर को हम शहरी इलाका कहते हैं कि नहीं? वो तो हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गया, अर्थात जो शहरी इलाके गांव और शहर के बीच की होती हैं, जो कस्बे होते हैं, बड़े नगर होते हैं, या
जो उभरते हुए नगर होते हैं जिन्हें पहचानना आसान नहीं है। तो भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा में जरूरी माना गया है, क्या माना गया है, कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, जिसे हम कस्बा कह सकते हैं। जिन इलाकों में पुरुषों की कम से कम 75% आबादी है वो खेती बाड़ी के काम से अलग काम करती हो, जिनकी इकाई है, जिन इकाइयों में, जिन क्षेत्रों में, जिन कस्बों में 5,000 की आबादी हो और आबादी का 75% पुरुष है वो खेती बाड़ी से जुड़े नहीं हो, और जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर वो 400 व्यक्ति हों। ऐसे आधार पर सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% आबादी है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। शहरी क्षेत्रों में किसे माना गया है, कम से कम, या कस्बा किसे माना गया कि कम से कम, जहाँ पर जिनकी आबादी, जो शहर, जिन्हें महानगर और शहरों से अलग माना गया, बड़े शहरों से, तो जिनकी आबादी कम से कम 5,000 हो, उस आबादी में जो पुरुषों का अनुपात है उसकी 75% आबादी है वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई न हो, और जनसंख्या का अनुपात है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक न हो, कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर उससे अधिक होना चाहिए। और सन 2000 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन सेंसस, India's 31% of its population live in urban area। भारत की लगभग 31% आबादी है वो शहरी इलाकों में रहती है। According to census of 2011, 31% of the total population live in urban areas। उसकी भारत की लगभग 31% आबादी है वो शहरी इलाकों में रहती है। तो जो बड़े शहर हैं, बड़े महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उनसे जो छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर आबादी है वो 5,000 हो और उस आबादी के 75% अधिक पुरुष है वो खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हुए हों और वहाँ का जनसंख्या घनत्व वो 400 या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो। और 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लिव इन अर्बन एरियाज। तो भारत की जनसंख्या की लगभग 31% जो जनसंख्या है वो शहरी इलाकों में रहती है। अनेक रूपों में 74वां संविधान संशोधन है वो 73वें संविधान संशोधन का दोहराव है। फर्क इतना है कि जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी क्षेत्रों में लागू है, शहरी क्षेत्रों में लागू है। 73वें संविधान संशोधन में जैसे मैंने आपको कहा है कि जो 73वें में जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आरक्षण है, विषयों का स्थानांतरण है, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त है, प्रादेशिक वित्त आयोग, वो सेम की सेम है, वो चीज़ें हैं वो 74वें संविधान संशोधन उसमें शामिल किया गया है। और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पर लागू होता है, वो सेम चीज़ें हैं जो 73वें में लागू है। जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक वित्त आयोग, वो सभी चीज़ें वो जो पंचायती राज व्यवस्था पर लागू वही नगर पालिका पर लागू है। तो प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी वो शहरी निकायों को पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? तो 11वीं अनुसूची के तहत ऐसे 29 विषय हैं जिन्हें स्थानीय जो ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सौंपा गया है, और 12वीं अनुसूची में ऐसे कुछ विषय हैं जिन्हें वहाँ की जो स्थानीय जो सरकारें हैं, जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, उनको 12वीं अनुसूची के तहत उन्हें सौंप दिया गया है। तो बेटा मैंने आपको बताया आज 73वें और 74वें के बारे में। इनको आपको बेटा लिखना है, बेटा इसको लिखना है, इनको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।